Hi everyone. Let's start chapter number 2, class 10, CBSE Board Civics, Federalism. मैम, what is federalism? ये तो word थोड़ा सा hard लग रहा है. Don't worry, I'm here. Let's start. So what is federalism? Let's see. Alright. What is federalism? Federalism बेटा एक ऐसा तरीका है. फेडरलिज्म क्या है? एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तरीका है. किसका तरीका है? किसका तरीका है? सरकार का, गवर्नमेंट का. किसका तरीका है? गवर्नमेंट का. गवर्नमेंट का एक ऐसा तरीका है जहां पे शक्ति को, किसको? शक्ति को. हमने बोला था ना कल कि पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ा था, तो पावर डिवाइड होती है. तो जब शक्ति को कोई भी सरकार डिवाइड करती है, उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं बाबू फेडरलिज्म. क्या बोलते हैं? फेडरलिज्म. हमने कल देखा था कि पावर शेयरिंग मतलब पावर को डिवाइड करना, पावर को शेयर करना. तो उस सिस्टम का नाम तो कुछ होगा ना. पावर शेयरिंग तो नहीं करते रहेंगे. तब हमने नाम रखा, क्या नाम है? फेडरलिज्म. याद हो गया सबको? It's federalism. It's federalism. Repeat after me. Federalism means power sharing. यानी कि एक ऐसा तरीका, एक ऐसा सिस्टम जो कि एक सरकार का होता है. यानी कि सरकार का एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि जो शक्तियां हैं, पावर है, उसको डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है. किसके बीच में बांटा जाता है मैम? किसके बीच में? हमने कल पढ़ा था ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? किसके बीच में बांटा जाता है? जब हम फेडरलिज्म की बात करते हैं ना बेटा, तब वो बांटा जा रहा है यहाँ पे किसके बीच में? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. ठीक है, किसके बीच में? सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब पूरे इंडिया की गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट मतलब जिस राज्य में आप रहते हैं. जैसे कि या तो आप गुजरात में रहते हैं, या तो आप पंजाब में रहते हैं, या तो आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, या फिर आप उत्तराखंड में रहते हैं. ऐसे ही जब शक्ति, बहुत सारे स्टेट है ना हमारे, जब शक्ति डिवाइड हो जाती है, बहुत इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करिए. जब शक्ति को डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट शक्ति को डिवाइड कर देती है दो लोगों के बीच में. पहला लोग होता है सेंट्रल, जो पूरे इंडिया का है. दूसरा होता है स्टेट, जो सिर्फ और सिर्फ राज्य का है. यहां तक समझ में आया? वेरी गुड. सेंटर एंड स्टेट. अब ये डिवाइड करता कौन है? मैम, कौन डिवाइड करता है? सेंटर. हमने पता कर लिया कि सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिवाइड हो जाती है, पर कोई तो करता होगा. कोई इंसान करता होगा, कोई मिनिस्टर करता होगा. कौन करता है? ये करता है मेरे बच्चे कॉन्स्टिट्यूशन. कौन करता है डिवाइड? कॉन्स्टिट्यूशन. मैम, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? आप इतना सारा पढ़ाई करके आए हो 10th तक, उसमें क्या आता है कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी किताब है जिसमें कि भारत के सभी रूल्स, रेगुलेशन, सब कुछ, सारा सिस्टम, सब कुछ लिखा हुआ है. ठीक है. और कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहला पेज है ना, एग्जाम देने जाओ तो वो लर्न करके जाना. जहां भी कॉन्स्टिट्यूशन शब्द आ जाए, वहां पे आपको वो कॉन्स्टिट्यूशन छोटा सा बॉक्स बना के पहला पेज लिख कर आ जाना है. मार्क्स में बहुत बहुत हेल्प मिलेगी. ठीक है, करवाएंगे किसी वीडियो में, वो भी लर्न करवाएंगे. ओके बेटा. फेडरलिज्म समझ में आया? नहीं समझ में आया? थोड़ा सा वीडियो पीछे करके वापस से समझ लेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. अगर आप अभी मेरे सामने होते तो मैं 4-5 बार रिवाइज करवा देती. ठीक है, चलिए अब आता है फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. मैम, फेडरलिज्म के कुछ तरीके होते होंगे, है ना? वो क्या होते हैं? क्या फीचर्स हैं? क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कैसे डिवाइड करते हैं? सारा सिस्टम हमें समझाइए. ठीक है, अब ये बोल रहे हैं, देखिए क्या बोलते हैं. 2 या 2 से अधिक लेवल सरकार में होते हैं. 2 और more levels of
गवर्नमेंट, 2 लेवल या 2 से ज्यादा लेवल सरकार के। सेम सिटीजन्स आर गवर्न्ड बाय डिफरेंट लेवल्स, यानी कि मैं एक नागरिक हूं भारत की, ठीक है, तो मैं अगर गुजरात में रहती हूं तो क्या मेरे को सेंटर के रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे हैं? ऑफ कोर्स हो रहे हैं। यानी कि सेम सिटीजन, सेम नागरिक पर स्टेट भी अपने रूल्स लगा सकती है और सेंटर भी अपने रूल्स लगा सकती है। इतना समझ में आया? इस लाइन में इतना ही बोला है। फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, अगर आपसे कोई पूछे तो उसमें सबसे पहली लाइन आप यही लिखेंगे, यही बताएंगे कि फेडरलिज्म कैसा होता है। फेडरलिज्म मैम, आप फॉर एग्जाम्पल आपसे किसी ने पूछा आपके स्कूल में कि फेडरलिज्म क्या होता है, आप बोलोगे जब शक्ति को सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड कर दिया जाता है ना मैम, उसको फेडरलिज्म बोलते हैं, उस सिस्टम को। फिर वो बोलेंगे फेडरलिज्म कैसा होता है, उसके फीचर बताओ। तब आप बताएंगे पहली लाइन कि मैम जब फेडरलिज्म को डिवाइड किया जाता है 2 या 2 से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट को के, है ना, गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस को 2 या अधिक उसके लेवल को बांट दिया जाता है, उससे ज्यादा को बांट दिया जाता है, तो सेम सिटीजन, वही सेम नागरिक जो कि पूरे देश में है, पूरे देश में जितने भी नागरिक हैं उन सब के ऊपर उनके राज्य यानी कि उनके स्टेट का भी रूल अप्लाई होगा और उनके ऊपर सेंटर का भी रूल अप्लाई होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। पावर्स आर क्लियरली डिवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा फीचर ये है, अभी हमने ऊपर पढ़ लिया, ये रिवाइज हो रहा है यहाँ पे, कि जो पावर है वो कौन डिवाइड करता है इप्सा मैम? वो डिवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम। अगर आपसे पूछा जाए ना कि कौन सुप्रीम है, सेंटर, स्टेट, ये वो, लोकल गवर्नमेंट, बहुत सारे आपके पास नाम आ जाएंगे, आप बोलोगे कि सभी के बीच में कौन सुप्रीम है, सबसे बड़ा कौन? कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें सब कुछ लिखा गया है। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, जिस किताब में ये सब लिखा गया है। कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज्ड इजीली। आप बोलोगे मैम कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत, जब देश आजाद हुआ था उसके आसपास लिखा गया था, तो तब से क्या अब तक चेंज नहीं हुआ है? बहुत मुश्किल से होता है। कॉन्स्टिट्यूशन चेंज तो हो जाता है लेकिन बहुत ही मुश्किल से होता है, ठीक है। इतना आसान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देना। कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। समझ में आया? ठीक है। आप बोलोगे मैम सर टाइप्स ऑफ फेडरलिज्म तो बताइए, कितने तरीके के फेडरलिज्म होते हैं, है ना? तब आप क्या बताएंगे? देखो, पहला हो गया इसमें कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन यानी कि कुछ ऐसे राज्य जो इकट्ठे होते हैं और एक बड़ी सी कंट्री बनाते, एक बड़ा सा देश बनाते हैं। सभी स्टेट्स के पास इक्वल पावर डिवाइड होती है। इंडिया की बात नहीं हो रही है यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है यूएसए का, स्विट्जरलैंड का और ऑस्ट्रेलिया का। यानी कि सभी स्टेट्स एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं और सभी को इक्वल पावर दी गई है। कोई किसी के ऊपर नहीं है और कोई भी किसी के अंडर नहीं आता है। सभी स्टेट हॉरिजॉन्टल है, सबको इक्वल पावर बांटी गई है। कौन से देश की बात हम यहाँ पे कर रहे हैं? जैसे कौन सी जगह में एग्जाम्पल दिए गए हैं? एग्जाम्पल दिए गए हैं अमेरिका के, स्विट्जरलैंड के और ऑस्ट्रेलिया के। समझ में आया? वहां पे कौन सी फेडरेशन है बेटा? कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन यानी कि सब एक साथ कमिंग, सब एक साथ आ गए और एक फेडरेशन बना ली। लेकिन हमको आना नहीं है, हमको कमिंग टुगेदर फेडरेशन नहीं करना है। हमको क्या करना है? हमको तो कुछ ऐसा करना है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, होल्डिंग मतलब पकड़ना। अब जब कुछ एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे तभी तो इंडिया बनेगा। इंडिया में तो नाम ही है इंडिया, यूनिटी में डाइवर्सिटी में यूनिटी, है ना? तो होल्ड। बाकी यूएसए में, स्विट्जरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है?
कमिंग टुगेदर फेडरेशन, सभी स्टेट को इक्वल पावर दे दी गई है, सब अपनी अपनी सरकार चलाओ, ठीक है, अपने हिसाब से देख लो भैया। लेकिन हमारे देश में तो ऐसा नहीं हो सकता। हमारे देश में कैसा होता है, सब मिलजुल के रहते हैं, होल्ड करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को रोक लेते हैं, नहीं नहीं गलत काम मत करो। इस वहां पे भी ऐसा होता होगा, आई एम श्योर, पर साथ तो वहां भी देते होंगे, पर हमारे कंट्री में कुछ ज्यादा ही होल्ड करके रखा जाता है। क्या? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें क्या होता है, एक लार्ज कंट्री, एक बड़ा सा देश डिवाइड करता है शक्तियों को, किसके बीच में? सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में। सबसे ज्यादा पावरफुल अगर आपसे मैं पूछूं कि मेरे प्यारे बच्चों आप मुझे बताओ कि ज्यादा शक्ति सेंटर के पास है या स्टेट के पास है, तो आप मुझे बोलेंगे मैम बट ऑब्वियस सी बात है ना, सेंटर के पास है। स्टेट बड़ा या सेंटर? सेंटर, पूरा देश जिसके कंट्रोल में है वो बड़ा है, या एक राज्य जिसके कंट्रोल में है वो बड़ा? सेंटर, ठीक है। तो इसमें ये बोल रहे हैं जो सेंटर है वो यूजुअली मोर पावरफुल, मोर शक्तिशाली होती है। मैम होल्डिंग टुगेदर के थोड़े एग्जाम्पल दो ना। अरे अभी तो बताया, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन का एग्जाम्पल सबसे नंबर 1 पे कौन है? हमारा प्यारा भारत महान, इंडिया, ठीक है बेटा। फिर दूसरे में हमारा आ जाता है स्पेन, क्या आ जाता है? स्पेन। फिर आ जाता है बेल्जियम, क्या आ जाता है? बेल्जियम। बेल्जियम का हमने एग्जाम्पल कल पढ़ा था, 3 तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है, 1% जर्मन, फिर डच, पढ़ा था ना। तो बेल्जियम में भी यही होता है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इंडिया में भी होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, और स्पेन में भी यही होता है। समझ में आया? प्लेन में नहीं, स्पेन में। किसमें? प्लेन में नहीं, स्पेन में। याद हो जाएगा। बेल्जियम चॉकलेट नहीं, बेल्जियम जगह का नाम है। इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन हो रहा है, ये तो आपको याद हो ही गया होगा। इंडिया में रहते रहते आपने क्या किया? स्पेन एंड बेल्जियम को याद कर लिया। कैसे याद? अभी मैंने करवाया, वैसे उसको रिवाइज कर लेना। चलिए समय आगे पढ़ाइए, बताइए आगे क्या है। आगे है कि इंडिया में व्हाई इज इंडिया फेडरल कंट्री? इंडिया में फेडरलिज्म क्यों है? इंडिया एक फेडरल कंट्री क्यों है? एग्जाम मैम पूछा ही नहीं आपने मुझे, आपने मेरे से पूछा ही नहीं कि मैम ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में यहाँ तो ऐसा नहीं है, फिर हमारे देश में ऐसा क्यों? पूछा आपने? वेरी गुड। अगर आपने पूछा तो बहुत अच्छे बच्चे हो आप कि इंडिया फेडरल कंट्री क्यों है। मैम हमें आंसर दीजिए क्यों है, मैं बता देती हूँ। इंडिया के अंदर 3 लेवल, 3 सरकार हैं बेटा। छोटा मोटा तो है नहीं हमारा देश, बहुत बड़ा है। अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग सोच वाले, अलग अलग रंग वाले, अलग अलग भाषा वाले, अलग अलग रिलीजन वाले, सारे अलग है, डाइवर्स है, ठीक है। अब उनको यूनिटी लाने के लिए सिस्टम बिठाया गया, जिस सिस्टम का नाम हमने क्या दिया? फेडरलिज्म। वेरी गुड, आप तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर आपको यहाँ तक इतना समझ में आ गया है, सुपर डुपर हिट, ये मूवी जाएगी। कौन सी? फेडरलिज्म। चलिए, तो इंडिया में 3 लेवल हैं बेटा सरकार के, ठीक है, जिसको अभी मैं 1000 बार बोल रही हूँ, किसने बांटा? कॉन्स्टिट्यूशन में बांटा। ये सारी लाइन आप बार बार लिख लेना, ठीक है, एग्जाम में लिख कर आना कि कॉन्स्टिट्यूशन डिवीजन ऑफ पावर्स, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ही पावर को डिवाइड करता है, शक्ति को बांटता है। अब इसमें बोला गया है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, यानी कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। समय मतलब मैंने आपको कल समझाया था पावर शेयरिंग वाले चैप्टर में कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी मतलब कि चेक एंड बैलेंसेस होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल होता है, जिसमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आता है, एक दूसरे को ये चेक करते रहते हैं। पावर शेयरिंग चैप्टर वापस एक बार वीडियो देख लेना, अगर नहीं समझ में आया तो वापस देख लेना, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, यानी कि उसको डिसीजन लेने के लिए किसी से पूछताछ करने की जरूरत नहीं है, वो अपना डिसीजन स्वयं ले सकती है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, जज मतलब, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरलिज्म में क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो रिटन होता है। कैसा होता है? बहुत बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, इतना बड़ा, बहुत बड़ा, ठीक है, तो रिटन होता है। कैसा होता है बेटा?
रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि सबसे महान कौन हमारे देश में, सुप्रीम कौन है, कॉन्स्टिट्यूशन है। ये यहाँ पे लिखा गया, समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। मैम अब आप मुझे बताइए कि 3 लेवल, सरकार के 3 लेवल कौन कौन से होते हैं मेरे बच्चे। अभी मैंने बताया, एक यूनियन, एक स्टेट और एक लोकल। यूनियन मतलब पूरे भारत का, यूनियन मतलब पूरे भारत का, स्टेट मतलब राज्य का, और लोकल मतलब कोई छोटा गांव है, टाउन है ना, और या तो शहर है। उस लेवल की जो गवर्नमेंट होती है उसको लोकल गवर्नमेंट, उसको लोकल गवर्नमेंट बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया इतना? कितने तरीके की गवर्नमेंट होती है बाबू? 3 तरीके की गवर्नमेंट होती है इप्सा मैम, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। वेरी गुड, आपको तो समझ में आ गया सारा कुछ। यूनियन गवर्नमेंट पूरे देश की होती है, स्टेट गवर्नमेंट हर राज्य की होती है, हर राज्य की अलग अलग सरकार होती है, और लोकल गवर्नमेंट मतलब कि किसी गांव की, विलेज की मतलब टाउन की, और या तो शहर की। कितना समझ में आया? डिवीजन ऑफ पावर्स, किस किस में पावर को बांटा गया है। बार बार वही चीजें बोली जा रही है, हमको रिवीजन ही हो रहा है एक तरीके से, लेकिन कुछ भी ऐसी भी चीजें हैं जो हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो हमें लगेगा ओह गॉड ऐसा भी होता है, वो देख लेता है। डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स, इतना समझ में आया? डिवीजन ऑफ पावर्स, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर्स मतलब पावर को डिवाइड किया गया किस में? यूनियन लिस्ट में, जिसमें कि यूनियन लिस्ट क्या होती है बाबू? आप मेरे से पूछो मैम यूनियन लिस्ट क्या होती है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिसमें कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही लॉ बना सकता है। डिवीजन ऑफ पावर मतलब पावर को जब डिवाइड किया गया तो कुछ लिस्ट बनी, ठीक है। पहली लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट। यूनियन मतलब यूनियन यूनियन यूनियन, जिसके अंदर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल सरकार ही लॉ बना सकती है। समझ में आया? डिवीजन ऑफ पावर, शक्ति बांट रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले कौन सी लिस्ट बनाई गई? यूनियन लिस्ट बनाई गई। यूनियन लिस्ट में किसने लिखे हैं लॉज, किसने रूल्स लिखे हैं? यूनियन लिस्ट में रूल्स लिखे हैं इप्सा मैम, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है। इसके एग्जाम्पल दीजिए मैम, यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है, मुझे तो जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही है ना। तो बेटा जब डिफेंस की बात आती है, डिफेंस जो युद्ध करने जाते हैं, बोलो यूनियन गवर्नमेंट ही उसके लॉज बनाती है। कौन सी लिस्ट में उसका सारे रूल्स लिखे गए हैं इप्सा मैम? वो लिस्ट में लिखे गए हैं बेटा यूनियन लिस्ट में, ठीक है। फिर मैम बताइए और क्या लिखा जाता है? फॉरेन अफेयर्स यानी कि बाहर के साथ, इस देश के बाहर, इंडिया के बाहर हमारे जो भी बातें चीतें हो रही हैं वो भी सब यूनियन लिस्ट में लिखी जाएगी। यूनियन लिस्ट कौन बनाता है? आई रिपीट, यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। और क्या मैम उसमें आता है यूनियन लिस्ट में? बैंकिंग आता है। बैंक में सारी जो भी चीजें हो रही है, ऊपर नीचे उथल पुथल, ये वो है ना, नोटबंदी हो गई थी, सब कुछ यूनियन लिस्ट में आता है। कौन बनाता है यूनियन लिस्ट? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। और क्या आता है इप्सा मैम? उसमें आता है मेरे बच्चे करेंसी भी आता है, करेंसी नोट, ठीक है। और क्या आता है? रेलवेज। यूनियन लिस्ट में क्या क्या आता है याद हो गया? किस किस को याद हो गया? वेरी गुड मैम। यूनियन लिस्ट में आता है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, करेंसी, रेलवेज। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होती है जो कि इसमें की सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाती है। मैम हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, इसलिए आपको जल्दी जल्दी समझ में आ रहा है। फिर मैम और कौन सी लिस्ट होती है यूनियन लिस्ट के बाद? यूनियन लिस्ट के बाद लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट। कौन सी लिस्ट? स्टेट लिस्ट, जिसमें ऑफ कोर्स सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, स्टेट गवर्नमेंट ही लिस्ट बनाएगी है। लॉज जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी वो भी बनाएगी इसमें। अच्छा इसमें क्या आता है इसमें कौन कौन से टॉपिक हम लोग कवर करते हैं इस लिस्ट में? और ये लिस्ट होती कहाँ है? मैंने बताया अभी कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ही सारे लॉज लिखे जाते हैं, लेकिन उसमें भी यूनियन लिस्ट में टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए। स्टेट लिस्ट में हम देख लेते हैं। स्टेट लिस्ट में मेरे बच्चे स्टेट गवर्नमेंट, सरकार ही, स्टेट की, राज्य की सरकार ही लॉज लिखती है। किसके रिगार्डिंग? पुलिस, वहां की राज्य की सरकार कैसे काम करेगी, क्या करेगी, कितना करेगी, क्या हो रहा है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। किसमें? स्टेट लिस्ट में। फिर एग्रीकल्चर का, फिर एग्रीकल्चर मतलब खेती बाड़ी, पब्लिक हेल्थ मतलब ये हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो होते हैं। इरिगेशन भी आपको समझ में आता है, इरिगेशन मतलब फसल उगाना, फसल काटना, उसको बेचना, ये सब। लोकल गवर्नमेंट के भी सारे रूल्स उसमें ही लिखे जाते हैं। कौन सी लिस्ट में? स्टेट लिस्ट में। इतना याद हो गया? स्टेट लिस्ट में।
इतना याद हो गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं, नहीं हुआ तो वापस थोड़ा सा बैक करके वापस बार बार वीडियो देखो, जब तक याद ना हो जाए आगे मत बढ़ो, ठीक है। जब याद हो जाए दिमाग में सट करके बैठ जाना चाहिए। क्यों ऐसा मैं कह रही हूँ? क्योंकि जितना आप दिमाग को यूज करोगे, मैंने पिछली वीडियो में भी यही बताया था, उतना ही ज्यादा दिमाग बढ़ेगा, ठीक है। एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, अगर हम कुछ लर्न करते हैं ना तो हमारे माइंड की एक्सरसाइज हो जाती है। चलो, और कौन सी लिस्ट होती है सब हम? कॉन्करेंट लिस्ट। कौन सी लिस्ट होती है? कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है? कॉन्करेंट, किसको करंट लगा? नहीं, कॉन्करेंट मतलब स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर जो लिस्ट बनाते हैं उसको बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उसमें किस किस टॉपिक को हम लेते हैं? उसमें हम लेते हैं एजुकेशन, पढ़ाई से रिलेटेड गवर्नमेंट कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही है, कौन सा टॉपिक पढ़ा रही है, ये दोनों कॉन्करेंट लिस्ट है, यानी कि स्टेट और सरकार, सेंट्रल वाली सरकार दोनों मिलके लिस्ट बनाती है। फॉरेस्ट, जंगल से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, ट्रेड यूनियन से रिलेटेड, व्यापार मतलब, और बिजली से, बिजली विभाग से भी रिलेटेड सारी चीजें कॉन्करेंट लिस्ट में आती है। इलेक्ट्रिसिटी तो आएगी भैया, करंट लग रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल मैं सिर्फ याद कराने के लिए बता रही हूँ आपको। समझ में आ गया? 3 लिस्ट समझ में आ गई। अब इम्पॉर्टेंट डिसीजन इप्सा मैम, अगर आप ये बताइए कि लॉज का अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अगर झगड़ा हो गया तो किसका? अगर स्टेट सेंटर का झगड़ा हो गया तो किसका लॉ माना जाएगा? किसके रूल्स अप्लाई होंगे? कॉमन सेंस, सेंट्रल के। कहाँ के? सेंटर के। रेसिड्यूरी पावर्स क्या होती है? सब्जेक्ट्स नॉट मेंशन इन एनी लिस्ट बिलोंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसी रेसिड्यूरी पावर मतलब एक ऐसी शक्ति जो कि हम किसको दे देते हैं? जो कहीं जिसके बारे में लिखा लुखा नहीं गया है, ना स्टेट वाली लिस्ट में लिखा गया है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में लिखा गया है, ना यूनियन लिस्ट में लिखा गया है ना। 3 लिस्ट है हमने बताए, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। फिर आपका एक मिनट यूनियन लिस्ट, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट हो गई, स्टेट लिस्ट हो गई, कॉन्करेंट लिस्ट हो गई। इन तीनों लिस्ट में जो टॉपिक्स नहीं होंगे वो इप्सा मैम कहाँ होते हैं? वो किसको बिलोंग करते हैं इप्सा मैम? वो बिलोंग करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। किसको बिलोंग करते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। समझ में आया? ऐसे कौन से लॉज होते हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाते हैं लेकिन कहीं लिखे नहीं गए हैं? वो है साइबर लॉ, यानी कि कंप्यूटर से रिलेटेड भी अगर कोई साइबर अटैक हो जाता है ना, कोई बाहर का ऐसे फटफट करके हमारा वो कर दिया, हैक कर दिया है कंप्यूटर, ये सारे जो जितने भी लॉज है वो सब सेंटर देख लेगा, ठीक है। डिजिटल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, और अभी नया ही एक सब्जेक्ट ऐड हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब भी सरकारी देखते हैं, सेंटर वाली वो नहीं देखते, स्टेट वाले नहीं देखते हैं, क्योंकि पहली बात तो किसी लिस्ट में लिखे ही नहीं गए हैं। तो जो भी कहीं किसी लिस्ट में नहीं लिखा जाता है उसको रेसिड्यूरी पावर्स बोलते हैं, और वो बाय डिफॉल्ट किसके पास चली जाती है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चली जाती है। लैंग्वेज क्या होता है इस समय? भाषा। भाषा की क्या पॉलिसी है इंडिया में? भाषा की पॉलिसी है बेटा, हमारे पास टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं, 22 शेड्यूल लैंग्वेज है, ठीक है। जिसमें से कि जो हिंदी है ना वो ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनियन की। यूनियन मतलब जो सब सरकार होती है ना सेंट्रल वाली, उसकी हिंदी क्या है? सेंट्रल सरकार की जो हिंदी भाषा है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है, यूनियन की। और इंग्लिश भी ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज की जाती है। जो स्टेट होता है यानी कि राज्य होता है वो अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग होने के बावजूद हम एकजुट हैं, ठीक है। क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इतने अच्छे अच्छे रूल्स लिखे हुए हैं ना, उसकी वजह से है, ठीक है। आगे देख लेते हैं सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसा होता है इप्सा मैम। तो देखिए, इनिशियली द सेंटर वाज स्ट्रॉन्गर। पहले जब शुरुआत हुई थी, जब नया नया देश आज़ाद हुआ था, तो सेंटर बहुत स्ट्रॉन्ग था। धीरे धीरे करके फेडरलिज्म आने लग गया। फेडरलिज्म मतलब शक्तियों को बांट दिया गया, जिससे कि एक बेटर सेंटर स्टेट कॉपरेशन बना, यानी कि बेटर रिलेशन है, अच्छे रिलेशन है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ज्यादा शक्तियां स्टेट्स को बांट दी गई। क्यों? क्योंकि सेंटर कितना करेगा, इतने सारे काम होते हैं उनके पास, सारा तो स्टेट्स में बांट देंगे तो फेडरलिज्म आएगा, उनका भी स्ट्रेस कम होगा, नागरिकों को भी थोड़ा आराम मिलेगा।
कि हाँ भाई हमें स्टेट के पास जाना है, ठीक है। और डिसेंट्रलाइजेशन हो जाएगा, कोलिशन गवर्नमेंट हो जाएगी। मतलब इसका मतलब क्या है वो हम आगे पढ़ लेते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है मैम? डिसेंट्रलाइजेशन मतलब नाम से ही पता चल रहा है, सेंटर मतलब सेंटर में डी लग गया, सेंटर के पहले डी लग गया, यानी कि सेंट्रलाइजेशन नहीं रहा, अब वो डी हो गया, यानी कि डिवाइड हो गया है। तो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब ट्रांसफर ऑफ पावर्स, शक्तियों को ट्रांसफर कर दिया गया है फ्रॉम हायर लेवल्स टू लोकल गवर्नमेंट्स। सेंटर हायर लेवल पे, उसके थ्रू उसने क्या किया, अपनी शक्तियों को किसको दे दिया, लोकल सरकार को दे दिया, लोकल गवर्नमेंट को दे दिया। उसका पर्पस क्या था, क्यों दिया? ताकि बेटर गवर्नेंस हो सके, एक अच्छे गवर्नेंस, बेटर गवर्नेंस हो, यानी कि जो लोगों के ऊपर रूल्स बनाए जा रहे हैं, जो लोगों के ऊपर रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, वो बेटर हो, अच्छे हो, ठीक है। डिसीजन जल्दी लिया जाए। अगर सारी चीजें हम सरकार सेंटर में ले जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, यहाँ से वहां जाने में भी कितना, दिल्ली तक आपको जाना पड़ेगा, तो टाइम कंज्यूमिंग है ना सब कुछ। तो फास्टर डिसीजन के लिए हर राज्य से उठ के सब दिल्ली आएंगे, कितना खर्चा होगा, वहां तो भीड़ ही लग जाएगी, डिसीजन जल्दी नहीं ले पाएंगे। तो ये सब सॉल्यूशन के लिए बेटर गवर्नेंस, फास्टर डिसीजन, जल्दी जल्दी डिसीजन हो जाए। और लोगों का पार्टिसिपेशन तभी होगा जब उनके खुद के राज्य की बात होगी, उनके खुद के राज्य में बात होगी। लोगों के पार्टिसिपेशन के लिए भी डिसेंट्रलाइजेशन करना बहुत जरूरी होता है। आपसे पूछेंगे डिसेंट्रलाइजेशन क्यों करना जरूरी होता है, तो आप उसमें ये सारे रीजन बता सकते हो। और एक लोकल डेवलपमेंट, अगर मेरे स्टेट से ही लोग उठ के अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आ रहे हैं, उनको सोल्यूशन मिला है, तो वहाँ लोकल का जो गवर्नमेंट, जो लोकल एरिया, वहाँ का डेवलपमेंट होगा कि नहीं होगा? होगा ना। मैम पंचायती राज सिस्टम क्या होता है? पंचायती राज सिस्टम होता है बाबू, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है तो पंचायती राज में 3 तरीके के लेवल होते हैं। ग्राम पंचायत, ठीक है, पंचायत समिति और फिर जिला परिषद, ठीक है। ग्राम पंचायत कहाँ पे आता है? विलेज, गांव के लेवल पे आता है। अगर कोई ब्लॉक होता है, ब्लॉक बना दिए जाते हैं कुछ गांव को मिला के, तो वहां पे आ जाएगी पंचायत समिति। और अगर पूरे जिला, डिस्ट्रिक्ट की बात होती है तो वहां जिला परिषद होता है। ये हम थोड़ा सा अच्छा से दिमाग लगा के रट लेंगे, कोई हार्ड रूल नहीं है इसमें, बहुत आसान है, ठीक है बेटा। पंचायती राज सिस्टम क्या होता है? 3 तरीके के लेवल होते हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। याद हो गया? कौन कौन से? ग्राम, सबसे पहले तो ग्राम ही आएगा, ग्राम मतलब गांव, तो ग्राम पंचायत, ठीक है। दूसरा अब पंचायत की बात हो ही रही है तो समिति भी लगा देते हैं, पंचायत समिति भाई। गांव के बाद क्या आता है? ब्लॉक आते हैं, तो ब्लॉक लेवल। उसके बड़ा क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा। ऑफ कोर्स ये बात है, डिस्ट्रिक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जिला, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो गया। अर्बन लोकल गवर्नमेंट, अर्बन लोकल गवर्नमेंट क्या होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो होती है वो लार्जर सिटीज के लिए होती है। और जो अब तो आपने जो ऊपर बात किया ये तो अलग हो गया, अब अर्बन लोकल गवर्नमेंट, अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए अर्बन लोकल गवर्नमेंट क्या होती है? अर्बन मतलब होता है शहर, है ना, शहर के लिए। तो उसमें ना जो बड़े शहर होते हैं ना बाबू, उसमें होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। और जो छोटे शहर होते हैं ना बेटा, उसमें होती है म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। और जो कि ट्रांजिशन एरियाज होते हैं, ट्रांजिशन हो रही है मतलब बदल रहे हैं, है ना, छोटे से बड़े में जा रहे, मतलब अभी डेवलपिंग वाले कंडीशन में, तो वहां होते हैं नगर पंचायत। क्या होती है? नगर पंचायत। समझ में आया कि नहीं आया? एक होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक होती है म्युनिसिपैलिटी और एक होती है नगर पंचायत। लार्ज सिटीज, स्मॉल सिटीज और ट्रांजिशन एरियाज। वेरी गुड। थर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, ये 2 भी हम पढ़ेंगे।
आप मेरे से पूछ रहे थे कि मैम कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बदलाव आ सकता है, मैंने उसमें लिखा हुआ था ऊपर कि बड़ी मुश्किल से आ सकता है। जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव आता है उसको बोला जाता है अमेंडमेंट। क्या बोला जाता है? बदलाव आ गया। 1992 में आया था 73rd, उसमें क्या लिखा हुआ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। तो आप बोलेंगे मैम कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायत, रेगुलर इलेक्शन एवरी 5 years, रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड वुमेन, स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट इलेक्शन। यानी कि ये 4 चीजें मैम उसमें लिखी थी, ऐड हुई थी। क्या? कि रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए, ठीक है, स्टेट के रेगुलर इलेक्शन होने चाहिए। रेगुलर इलेक्शन कितने साल बाद होने चाहिए इप्सा मैम? हर 5 साल के बाद होने चाहिए। कहाँ लिखा गया है इप्सा मैम? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लिखा गया है, जो हुआ था 1992 में। मैं 1993 में पैदा हुई थी और ये मेरे से 1 साल पहले लिखा गया था, मैं ऐसे ही याद करती हूँ। ठीक है, और क्या लिखा है? कॉन्स्टिट्यूशन से जो पंचायत होती है ना, पंचायत अभी हमने ऊपर पढ़ा, उनको भी एक स्टेटस दिया गया, एक वैल्यू दी गई, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस उनको प्रोवाइड किया गया। रेगुलर इलेक्शन, और जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं, शेड्यूल ट्राइब के लोग होते हैं और औरतें होती हैं, उनको भी रिजर्वेशन मिली। अच्छी बात है ना। 73rd अमेंडमेंट एक्ट में। मैम 74th में क्या हुआ? वो भी तभी हुआ था 1992 में। उसमें क्या लिखा गया है वो भी देख लेते हैं बच्चों। 74th में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू अर्बन लोकल बॉडीज, यानी कि शहरों की जो लोकल बॉडीज हैं उनको भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, ठीक है। और रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए, वो तो सब जगह बोलते ही हैं, वो भी इसमें लिखा गया। ऊपर भी बोला गया 73rd में और 74th में भी बोला गया। और जो अर्बन यानी कि शहरों के जो भी गवर्नेंस है, जो उनके ऊपर राज कर रही है, उनको थोड़ी शक्तियां और दे दी गई। समझ में आया? वेरी गुड। ये 1 लाइन रिविजन है, एक बार आप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। जो ऊपर समझाया वो इसे में है, अगर आपको देखना हो स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच।